नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे छायावाद के बारे में। छायावाद का विकास द्विवेदी युग की कविता के पश्चात हुआ। सामान्यतः छायावादी काव्य की सीमा 1918 से 1936 तक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना है। 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की कृति झरना प्रकाशित हो चुकी थी तथा निराला की कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायन 1936 में प्रकाशित हुई तथा 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम समय सीमा 1936 को मानना उपयुक्त है। विभिन्न विद्वानों ने छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। इसी प्रकार डॉक्टर नागेंद्र छायावाद के बारे में लिखते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। इसी क्रम में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का विचार भी द्रष्टव्य है। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ महाकवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरता के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद की एक और महत्वपूर्ण कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस रहस्यवाद की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं से कुछ बातें स्पष्ट होती है। पहली ये कि छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता दिखाई देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, छायावाद प्रेम, प्रकृति व सौंदर्य का काव्य है। चौथी, छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। पांचवा, छायावादी कविता अंग्रेजी रोमांटिक काव्यधारा से प्रभावित है। छठी विशेषता है, छायावाद में सांस्कृतिक चेतना मानवतावादी
दृष्टिकोण की प्रमुखता है। अब हम चर्चा करेंगे छायावाद के काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले हम ले सकते हैं आत्माभिव्यक्ति को। छायावादी कविता में कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के निजी प्रसंगों को खोजने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी भावनाओं की खुलकर अभिव्यक्ति की है। सुख दुख से परिपूर्ण कविताएं खूब लिखी गई। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू व पंत कृत उच्छ्वास इसका उदाहरण है। पंत जी अपनी प्रियतमा को पूछने की बात करते हैं। वे लिखते हैं, विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूंद दूहरे दृग द्वार। निराला जी राम की शक्ति पूजा में अपने जीवन की निराशा को अभिव्यक्त करते हैं। जीवन भर वे लोगों का विरोध झेलते रहे। निम्नलिखित पंक्तियाँ उनके दर्द को बयां करती है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। इसी प्रकार छायावादी काव्य की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता सौंदर्य चित्रण है। इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। छायावादी कवियों ने नारी को उसकी प्रेमिका के रूप में ग्रहण किया, जो हृदय व यौवन की संपूर्ण विभूतियों से परिपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद कामायनी की श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण करते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन, बीच गुलाबी रंग। छायावादी कवियों ने सौंदर्य के स्थूल चित्रण की अपेक्षा उसके सूक्ष्म प्रभाव का भी चित्रण किया है। प्रेम के क्षेत्र में छायावादी कवि किसी प्रकार की रूढ़ि, मर्यादा व नियमबद्धता को स्वीकार नहीं करते। निराला जी लिखते हैं, हम दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनाव से प्राणों से एक थे। इसी प्रकार छायावादी काव्य की विशेषता की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि इस छायावादी काव्य में नारी का उदात्त रूप प्रस्तुत किया गया है। छायावादी कवियों ने नारी के उदात्त स्वरूप को महत्ता दी है, उसे पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। नारी दया, क्षमा, साहस, प्रेम, करुणा की साक्षात मूर्ति है, श्रद्धा की पात्र है। प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी यहाँ सहचरी, सखी, प्रेयसी बनकर आई है। वह भी सामंती बंधनों में जकड़ी हुई थी। चार दीवारी में कैद तथा भोग की वस्तु के रूप में नारी यातना ग्रस्त थी। छायावादियों ने नारी शरीर के प्रतिमानों की जगह उसके हृदय की अतल गहराइयों पर ध्यान दिया। पंत जी ने यह स्पष्ट किया कि नारी सिर्फ भोग का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन और समाज का अभिन्न अंग भी है। पंत जी लिखते हैं, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित। छायावादी रचनाकारों ने नारी के प्रेम को पवित्र व पावन गंगा की तरह माना। यह माना कि इससे पुरुष हृदय में पड़ी हुई ग्रंथियों को भी खोला जा सकता है। पंत जी ने इस प्रेम को काम शक्तियों से कोसों दूर माना। अभी तक तो पावन प्रेम कहलाया नहीं पापाचार, कोई मुझको आज यह मदिरा, हाय गंगा जल की धार। इसी प्रकार छायावाद की अन्य विशेषता है प्रकृति चित्रण। पंत जी ने माना कि प्रकृति जीवन के सर्वाधिक निकट है। इसके दावे को
नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मानव को प्रकृति ने सिर्फ दिया है, बदले में वे कोई अपेक्षा नहीं करती। यही वजह है कि उन्होंने प्रकृति के प्रेम के आगे नारी के प्रेम को त्याज्य माना है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। छायावादी, प्रकृति यदि सुंदर है तो भयावह भी है। रचनाकारों ने माना है कि प्रकृति प्रतिध्वनन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना कामायनी में दोनों रूपों की चर्चा की है। यह प्रकृति परम ब्रह्मणीय अखिल ऐश्वर्य भरी पोषक भरी शोधक की एक तुम, और यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद। प्रसाद जी ने माना, यदि मनुष्य प्रकृति का संरक्षण करे तो वह प्रकृति भी जीवन का रक्षक बनकर उभरती है। परंतु आज अतिशय विज्ञानवाद और घोर औद्योगिकरण ने प्रकृति के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ किया है और उससे प्रकृति का जिस तरह क्षय हुआ है, ये ही तो नहीं आंका जा सकता। लेकिन प्रकृति का पलटवार जग जाहिर है। विश्व परिदृश्य में प्राकृतिक असंतुलन से उत्पन्न घटनाओं ने मानव जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। इस वैज्ञानिक छेड़छाड़ से प्राकृतिक शक्तियों ने तांडव मचाना शुरू किया है। कामायनी में जल प्रलय की समस्या का चित्रण इसी संदर्भ में किया गया है। एक अन्य विशेषता है छायावादी काव्य की दुख और वेदना की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना की अभिव्यक्ति प्रमुखता से हुई है। महादेवी वर्मा तो वेदना की कवियत्री हैं ही। वे अपने जीवन की तुलना नीर भरी बदली से करती हैं। लिखती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसी प्रकार प्रसाद का आंसू काव्य भी कवि की पीड़ा की अभिव्यक्ति ही है। वे कहते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। पंत ने परिवर्तन कविता में यह स्वीकार किया है कि जगत में दुख सुमेरु की भांति अत्यधिक और सुख सरसों की भांति अत्यल्प है। या वे लिखते हैं, या सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे ये अरण्य चीत्कार, शांति सुख है उस पार। इसी प्रकार छायावाद का एक अन्य गुण है रहस्यवाद। छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। पंत की मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अत्यंत मनोरम ढंग से हुई है, जहाँ कवि को प्रकृति के उपादानों में उस अज्ञात सत्ता के मौन निमंत्रण का आभास होता है। वे लिखते हैं, न जाने कौन अये ज्योतिमान जान, मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। निराला की तुम और मैं कविता तथा महादेवी वर्मा का संपूर्ण काव्य रहस्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत है। छायावादी काव्य की एक अन्य विशेषता है कल्पना प्रवणता अथवा कल्पनाशीलता। छायावादी कवियों ने काव्य कर्म के लिए कल्पनाशीलता को महत्वपूर्ण माना है। प्रसिद्ध स्वच्छंदतावादी आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने
साहित्य और कल्पना की अटूट रिश्तों की चर्चा की है। निराला जी ने कविता में कल्पनाशीलता को सर्वोपरि मानते हुए कहा कि कविता कल्पना कानन की देवी है। पंत जी ने कल्पनाओं को विह्वल बाल का दर्जा दिया। कैशोर्य भावुकता इस धारा की कविता की एक प्रवृत्ति के रूप में रही है, जिसका सीधा सीधा संबंध कवि कल्पना से रहा है। पंत ने अन्यत्र लिखा, कोई भी गंभीर अथवा व्यापक अनुभूति काल्पनिक ही होती है। छायावादी धारा भारतीय समाज के संक्रमण को दर्शाती है। एक तरफ पश्चिमी विज्ञानवादी भौतिकतावादी संस्कृति, तो दूसरी तरफ भारतीय भावुकता। जहाँ बौद्धिकता का प्रश्न है उसे तो यथार्थवाद से जोड़ा जा सकता है, लेकिन भावुकता का आग्रह कल्पना से परे नहीं हो सकता। यह भी स्वीकार किया गया कि जिस प्रकार सृष्टिकर्ता नित्य नई सर्जना को जन्म देता है, उसी प्रकार कवि का सृजक मन कल्पनाशील होकर ही नवीनता से जुड़ पाता है। छायावादियों के लिए कल्पनाशीलता आवश्यक तथा मजबूरी दोनों का रूप लेकर आई। कविता बंधन विरोध की तो चर्चा करती है, लेकिन वास्तव में मुक्ति बहाल नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पनाओं में ही सृष्टिकर्ता ने मुक्ति टटोलने या बहाल करने का प्रयास किया है। जैसे कल्पना का सुंदर यह मधुर जगत कितना होता। इसी प्रकार जब हम चर्चा करें, देखेंगे तो पाएंगे कि छायावादी काव्य की अपना शिल्पगत वैशिष्ट्य है। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में लाक्षणिकता का प्रयोग किया है, जिससे भाषा सशक्त और प्रभावमयी बन पड़ी है। नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत। यह कवि शांति की अधिकता को बताता है। सारा ग्राम प्रांत शब्द रहित संध्या में डूबा हुआ था। यहाँ डूबा शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति है। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। यथा बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ उषा प्रकृति है, वह मानव नहीं है। उसे मानव के रूप में वर्णित करना मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। इसी प्रकार जब हम चर्चा करें बिंब योजना की, तो पाते हैं कि छायावादी कवियों ने अपने काव्य में बिंब का प्रयोग अत्यंत सफलतापूर्वक किया है। कवि शब्दों द्वारा ऐसा चित्र उपस्थित करता है जिससे इंद्रियों के सामने वर्ण विषय का एक चित्र प्रकट हो जाता है। इसे वह पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता है। पाठक उस बिंब से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। कहीं पर यह श्रव्य बिंब होता है, तो कहीं पर यह स्पर्श बिंब होता है। श्रव्य बिंब का एक उदाहरण, झम 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 मेघ बरसते रे सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छन छन के। इसी प्रकार हम चर्चा करें छायावादी काव्य में प्रतीक योजना की, तो हम पाते हैं कि छायावादी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रतीक योजना भी है। छायावादी कवि विभिन्न प्रतीकों के द्वारा अपनी बात कहते हैं। इससे कथन में वक्रता आ जाती है। निशा को धो देता राकेश चांदनी में, जब अलकें खोल कली से, कहता था मधुमास बता दे मधु मदिरा का मोल। यहाँ निशा, राकेश, कली, मधुमास आदि के माध्यम से नायक नायिका के प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। प्रकृति के ये पदार्थ उपमान नहीं, प्रतीक हैं। धन्यवाद।